हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में हम देखने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल। जी हाँ, तो अभी तक जो एक्सरसाइज हमने की है, एक्सरसाइज 7.7 तक, ये सभी इनडेफिनेट इंटीग्रल था। यानी कि जो भी फंक्शंस हमको दिए गए थे, उन सभी का जो इंटीग्रल हमने फाइंड किया वो था इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, जैसा कि जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी हमने देखा था कि जो इंटीग्रल्स होते हैं वो डेफिनेट और इनडेफिनेट दो पार्ट में डिवाइड होते हैं और दोनों को मिला के हमारा बनता है इंटीग्रल कैलकुलस, राइट। तो डेफिनेट इंटीग्रल अब हम पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मैं आपको बता देती हूँ कि इससे पहले जो हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा है उसको इनडेफिनेट क्यों कहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हमने किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड किया है तो लास्ट में आता है प्लस सी। अब वो प्लस सी क्यों आता है? क्योंकि हमको ये चीज पता है। क्या पता है? कि हमने डेरिवेटिव फाइंड करना सीखा था कि भाई हमको एक फंक्शन दिया हुआ है, हमने डिफरेंशिएशन किया और हमको मिल गया डेरिवेटिव। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि अगर हमको डेरिवेटिव से फंक्शन चाहिए हो तब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमने इंटीग्रेशन देखा कि हम क्या करेंगे कि इसकी उल्टी प्रोसेस कर देंगे जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, और हमको क्या मिल जाएगा, हमारा फंक्शन वापस से। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं इंटीग्रल। लेकिन अब ये इंटीग्रल डेफिनेट होता है और इनडेफिनेट होता है। तो अब जनरली क्या होता है कि अगर आपका कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है, उसके प्लस में अगर कोई कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट क्या हो जाता है, जैसे आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं वो कांस्टेंट हो जाता है गायब। क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो, तो वो खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम उल्टा जाते हैं तो हमको ये नहीं पता होता कि भाई यहाँ पर कोई कांस्टेंट था कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कुछ रहता ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते थे कि भाई उस कांस्टेंट को शो करने के लिए कि अगर उस फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट है तो उसको शो करने के लिए हम उसको सी से डिनोट कर देते थे। ठीक है, तो इसीलिए अब हमको ये तो नहीं पता कि भाई सी क्या चीज है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। तो इसीलिए हमारा जब हम इंटीग्रेशन करके इंटीग्रल फाइंड करते थे और प्लस सी लगाते थे तो वहां पर सी हमारा फिक्स नहीं है। और क्योंकि सी फिक्स नहीं है मतलब कि जो हमारा इंटीग्रल आया है वो भी फिक्स्ड नहीं है, मतलब यूनिक नहीं है। इसीलिए हम उसको कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, क्लियर। तो हमने अभी तक कई सारे जो भी फंक्शंस हैं उनका इंटीग्रल फाइंड करने की अलग अलग मेथड्स पढ़ी, कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस भी पढ़े, उनका भी इंटीग्रल हमने फाइंड किया। तो अब बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की। ठीक है, क्योंकि आगे की जो एक्सरसाइज है वो सभी की सभी डेफिनेट इंटीग्रल पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो अब इसको फाइंड करने की भी अलग अलग मेथड है, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई डेफिनेट इंटीग्रल को हम डेफिनेट इंटीग्रल क्यों कहते हैं। ठीक है, और अगर इसको फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, और डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है ये होता क्या है। ठीक है, तो हमने जब स्टार्टिंग में देखा था तो मैंने आपको बताया था कि जो कर्व के जैसे कि कोई भी हमारा फंक्शन है, ठीक है, तो फंक्शन का अगर कोई कर्व है इस तरीके से, तो इसके अंदर में ये इस तरह से बनाती हूँ, 1 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा कोई कर्व बना हुआ है इस फंक्शन का, तो यहाँ पर किसी एक लिमिट के बीच में जो ये जो एरिया होता है आपका, ये एरिया होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे, पूरा एक्सप्लेन करके समझेंगे कि भाई डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है, इसको डिनोट कैसे करते हैं और इसको फाइंड कैसे करते हैं। ओके, तो जरूरी ये है कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए ये कॉन्सेप्ट। क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं तभी थोड़ा सा हमको ध्यान से चीज़ें देखनी होती हैं, क्योंकि अगर एक बार कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि हाँ भाई यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। और जब कॉन्सेप्ट पता होता है तो हम क्वेश्चंस को, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखना है और पेशेंस के साथ हमको सारी चीजें समझना है। ओके, ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। बाकी 7.7 एक्सरसाइज हमारी पिछली क्लास में कंप्लीट हो गई थी, तो पिछले वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करते जा रही हूँ। ठीक है, चलिए। तो अब बात करते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है। तो अगर डेफिनेट इंटीग्रल की बात करें तो पहली बात तो इससे जो हम इंटीग्रल फाइंड करते हैं ये हमेशा, अब डेफिनेट का मतलब कि ये हमेशा यूनिक आंसर होता है हमारा।
कोई भी फंक्शन है, ठीक है, अगर उस फंक्शन का हम डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करते हैं तो वहां पर डेफिनेट इंटीग्रल हमेशा एक यूनिक वैल्यू देगा, एक यूनिक आंसर देगा, ठीक है, क्लियर, पहली चीज। अब दूसरी चीज कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, तो भाई डेफिनेट इंटीग्रल एक तरह से एरिया होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन है और क्लोज इंटरवल ए टू बी में, ठीक है, ये क्या अपना कंटिन्यूस फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल ए टू बी में डिफाइन है, ठीक है। अब ये ए और बी क्या होगा भाई, ये क्वेश्चन के हिसाब से आपका चेंज हो जाएगा, ए और बी की वैल्यू आपकी चेंज होंगी, यहाँ तो हम ए और बी लेकर चल रहे हैं, ठीक है, और हमारा फंक्शन भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमने कोई ग्राफ बनाया, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर बोला है क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, तो यहाँ पर ये ए है और ये बी है, ठीक है, मतलब कि ए से लेके बी तक आपका फंक्शन यहाँ पर हमको बोला है कि डिफाइन है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन है आपका, भाई ये जो कर्व बना है ये हमारे फंक्शन का ही बना है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये जो कर्व बना है ये हमारे फंक्शन का बना है, लेकिन किस इंटरवल में, इंटरवल हमको दिया जाएगा यहाँ पर, बस इस चीज का ध्यान रखना है। तो इंटरवल आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, ओके। तो ये इंटरवल के अंदर जो आपका फंक्शन है इस कर्व के नीचे का जो एरिया है और कहां से कहां तक, ए टू बी के बीच में, ठीक है, इसमें ए भी इंक्लूड है, बी भी इंक्लूड है क्योंकि क्लोज इंटरवल है, तो ये जो एरिया रहता है यही होता है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल। अब जो फंक्शन रहेगा उसके हिसाब से हमारा चेंज होते जाएगा। यहां पर हमने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिया है फंक्शन, अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है, जरूरी नहीं है। मान लीजिए इस तरह का आपका बना हुआ है ये, तो अगर मान लीजिए ए टू बी की बात हो रही है तो ए टू बी, तो ये वाला जो एरिया रहेगा ये पूरा एरिया रहेगा उस पर्टिकुलर फंक्शन का, जो भी फंक्शन है जिसका भी कर्व है, ठीक है, अंडर द कर्व, यानी इस कर्व के नीचे में जो ये बाउंडेड एरिया है, ठीक है, ये ए टू बी, अब ये ए और बी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हमने इसको नाम दे, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो ये जो एरिया ऑफ ए बी सी डी है यही है आपका डेफिनेट इंटीग्रल, बस यहाँ पर बाउंडेड रहेगा ये। अब ए और बी के बीच में ही जो एरिया है इस कर्व के अंदर का, ये रहेगा आपका डेफिनेट इंटीग्रल। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब बता दी है कि हमको ग्राफिकली तो समझ में आ गया कि हाँ भाई ये जो एरिया रहेगा आपका, ये रहेगा आपका डेफिनेट इंटीग्रल उस पर्टिकुलर फंक्शन का, जो भी फंक्शन आपको दिया गया है। लेकिन इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, मैथमेटिकली कैसे हम फाइंड करेंगे, तो ये हम देखेंगे। अब आगे अलग अलग मेथड है, ठीक है। तो जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.7 हो गई, 7.8 है, तो ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, यहाँ पर हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम। अब लिमिट ऑफ अ सम के लिए आपको मैथमेटिकली एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा, उससे भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन बात वही है यार, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो बात नहीं बनेगी पूरी, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट हमको समझना जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिमिट ऑफ अ सम का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है, और जो एक्सप्रेशन है वो आया कैसे है, चाहे तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन से भी कर सकते हैं, लास्ट में एक्सप्रेशन आएगा उससे मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल करके बताऊंगी, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट की बात तो अलग ही होती है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट से हम समझेंगे। तो अभी आपने देख लिया कि हाँ भाई अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, उस फंक्शन का क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, जो कर्व के अंदर का जो एरिया होता है वो होता है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल। और हमको ये चीज पता है कि भाई अगर पर्टिकुलर कोई एरिया है तो वो तो फिक्स ही रहेगा, यूनिक रहेगा, तो यहाँ पर प्लस सी वाला कोई काम नहीं है, यहाँ पर कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब डेफिनेट इंटीग्रल को शो कैसे करते हैं ये भी आप देख लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स, इतना तो हमको पता है कि हम इनडेफिनेट इंटीग्रल में इस तरीके से शो करते थे, लेकिन यहां पर आ जाएगा ए टू बी, यानी इस लिमिट के अंदर हमारे फंक्शन का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब ए क्या है, बी क्या है, तो यहां पर ये जो अब ये वैल्यू चेंज होंगी, मैं फिर से वही कह रही हूं कि क्वेश्चन हो सकता है आ जाएगा, ये आ गया आपका 0 to 5 और यहां पर आपका फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो फाइंड कैसे करना है वो तो अपन देखेंगे ही, लेकिन अभी सिर्फ अपन कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, राइट। तो देखो ये हो गया ए टू बी। अब यहां पर जो ए है इसको कहते हैं हम लोअर लिमिट, और बी जो रहेगी ये रहेगी अपर लिमिट,
ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसको इस तरीके से हम शो करते हैं। ए होती है हमारी लोअर लिमिट, बी होती है हमारी अपर लिमिट। इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है हमारा, जो कर्व के अंदर का एरिया होता है, एरिया ऑफ अंडर द कर्व। ठीक है, अगर जनरल भाषा में हम बोले तो एरिया ऑफ अंडर द कर्व इन द क्लोज इंटरवल ए टू बी। ये जो ए से लेके बी तक का जो इंटरवल है, इसमें जो भी आपके फंक्शन का कर्व है उसके अंदर का एरिया होता है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल। तो आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, हमको जो फंक्शन दिया जाएगा तो यहां पर देखेंगे आप लिमिट लगी हुई है, तो आपको समझ जाना है कि भाई जो भी फंक्शन है उस फंक्शन के कर्व के अंदर का जो एरिया है वही हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर जब भी आप किसी भी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो आपको समझ के चलना है कि वो उस फंक्शन के कर्व के अंदर का एरिया है, उस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर का। ठीक है, तो आई होप डेफिनेट इंटीग्रल आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे वैसे वैसे अलग अलग हम मेथड देखेंगे। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे आगे। तो कितनी एक्सरसाइज बची है, 4 एक्सरसाइज और बची है हमारी। तो चारों एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड ऑलमोस्ट जो भी कोर्स में आपकी चीजें हैं वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम कहते कैसे हैं, देखिए ये क्या होता है अपना एरिया। किसका एरिया, जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है उसके कर्व के अंदर का एरिया, और जो भी आपको इंटरवल दिया होता है उसके अंदर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इसमें से अगर आपको कुछ लग रहा है नोट करने लायक तो आप नोट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। ठीक है, ये डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करने की एक मेथड है, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें से अगर लग रहा है तो आप नोट कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल हमने समझ लिया भाई कैसे डिनोट करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है कि जो भी हमको फंक्शन दिया है उसके कर्व के अंदर का एरिया, जो कि जो भी इंटरवल अपने को दिया है उसके अंदर में। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम। ठीक है, तो ये एक तरीके की मेथड होती है जिससे कि हम किसी भी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करते हैं। अब इसमें अलग क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, हमको ये चीज पता है कि भाई ये अगर कोई भी फंक्शन है उसका ये कर्व है, इस इंटरवल के अंदर ये जो एरिया होता है ये अपना डेफिनेट इंटीग्रल है। लेकिन लिमिट ऑफ अ सम में हम क्या करते हैं कि ये जो अपना इंटरवल है ना ए टू बी, इसको अलग अलग n नंबर ऑफ इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, और फिर जो अलग अलग पार्ट होते हैं उन सभी का एरिया फाइंड करके सबको ऐड करते हैं। ये कहानी चलती है। ठीक है ना भाई, अगर ये ए टू बी तक का जो भी इंटरवल दिया हुआ है, अगर इसको हम अलग अलग कई सारे पार्ट में डिवाइड कर लें और उन अलग अलग पार्ट का एरिया फाइंड करके सबको ऐड कर दें, तब भी तो हमको यही पूरा का पूरा एरिया मिलेगा, राइट। तो लिमिट ऑफ अ सम में हम यही करते हैं। तो देखिए ए टू बी तक का हमारा जो इंटरवल है इसको हम लेकिन इक्वल इंटरवल में डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि ये वाला इधर तक एक इंटरवल बड़ा ले लिया और एक इंटरवल छोटा ले लिया, ऐसा नहीं करना है, हमको इक्वल इंटरवल लेना है। ठीक है, तो देखिए अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो हम इसको n नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो a है ये हो जाएगा अपना यहां से x0 टू x1, ये x1, फिर x1 टू x2, x2 टू x3, इस तरीके से अलग अलग इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो n नंबर ऑफ हमारे सब इंटरवल्स हैं उनमें डिवाइड कर लिया। तो इस तरीके से, और एक चीज और कि यहां पर ये जो आपका डिस्टेंस रहेगी ये हमने ले ली h। ठीक है, समझ में आ रही बात कि ये हमने ले लिया, जितने भी आपके इंटरवल डिवाइड होंगे ये जो रहेगा इसकी जो लेंथ रहेगी ये रहेगी स्मॉल h। ठीक है, अब h क्या रहेगा, तो हमको ये चीज पता है कि h इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये जो है ये पूरे इंटरवल में सभी जगह h h h h। ठीक है, तो ये हो जाएगा b माइनस a अपॉन n। अब ये कैसे हुआ ये भी समझिए, हमको ये चीज पता है कि ये पूरी यहां से लेके यहां तक की लेंथ, यहां से लेके यहां तक की लेंथ जो है ये क्या होगी अपनी, यहां से लेके यहां तक पूरा b है।
यहाँ समझिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी लेंथ कितनी है, बी है, ठीक है, और ये वाली जो लेंथ है ये क्या है आपकी ए, हमको चाहिए ये लेंथ, तो पूरे के पूरे बी में से हम ए माइनस कर देंगे तो ये लेंथ मिल जाएगी, और ये लेंथ को हम कितने सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं, एन सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए हमने उस लेंथ में एन से डिवाइड कर दिया। तो ये हो गई आपकी एच की वैल्यू। तो ये एच की वैल्यू कैसे आई समझ में आ गया, हमने इसको एन, जो ए बी इंटरवल है, ये वाला इंटरवल है, इसको एन इंटरवल्स में डिवाइड किया, इसलिए हमने एन से डिवाइड किया, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ रहेगी ये पूरी की पूरी, देखो ये पूरी बी है, इसमें से a माइनस करोगे तो ये b माइनस ए ही तो आएगी, ये वाली लेंथ। क्लियर, ठीक, चलो। तो ये दूसरा फिगर मैंने इसलिए यहां पर बनाया है ताकि अपने इस फिगर में सारी की सारी तो इसमें सारी की सारी चीजें खराब ना हो। चलिए, तो अब ये हमारा h हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से जो अलग अलग इंटरवल्स में ये डिवाइड हुआ है ये, एंड सो ऑन। तो ए हो गया एक्स नॉट, बी हो जाएगा एक्स एन, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे अब क्या किया जाए, तो अब एक चीज का ध्यान दें आप, जो एक्स नॉट है वो ए है, तो एक्स वन क्या हो जाएगा, देखो ये एक्स नॉट है, ये ए है, तो एक्स वन क्या हो जाएगा, हमको ये चीज पता है ये लेंथ एच है, तो ए में एच ऐड करोगे तो ये पूरी एक्स वन हो जाएगी कि नहीं, ए प्लस एच। इसी तरीके से एक्स टू हो जाएगी ए प्लस टू एच। कैसे, मान लो यहाँ एक्स टू है, ये एक्स वन है, ठीक है, तो ये ए प्लस एच है, हमको ये चीज पता है ये लेंथ भी एच है, इसमें एक और एच ऐड कर दो, तो ए प्लस एच में एच ऐड करोगे तो ए प्लस टू एच नहीं होगा क्या। इसी तरीके से एंड सो ऑन एक्स एन हो जाएगा ए प्लस एन एच, ठीक, क्लियर। चलिए, तो इतनी बात आपको आ गई समझ में कि लिमिट ऑफ अ सम में हम क्या करते हैं कि ये जो पूरा एरिया होता है, ये एरिया हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है, और लिमिट ऑफ अ सम में हम क्या करते हैं कि इस एरिया को n नंबर ऑफ इंटरवल्स में डिवाइड करके, यानी जो भी इंटरवल दिया है उसको n नंबर ऑफ इंटरवल्स में डिवाइड करके, फिर जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं उन सभी को हम ऐड कर देते हैं फाइंड करके। तो अब देखिए, हम ये पहला वाला अगर एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है, पहला वाला अगर एरिया फाइंड करते हैं तो आपको दिख रहा होगा ये एक तरह से रेक्टेंगल बन रहा है आपका, हालांकि थोड़ी थोड़ी जगह छूट रही है, उसको भी अपन देखेंगे, बस थोड़ा सा समझते चलिएगा, एक मिनट, ये नहीं, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो पहला वाला अपन एरिया फाइंड करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ये पहले वाले इसका एरिया है ना, तो लेंथ इंटू विड्थ, तो विड्थ तो h हो गई, अब लेंथ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी f ऑफ a, ये a है तो ये f ऑफ a, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं अपन, ठीक है, सेकंड वाले की बात करते हैं, तो ये लेंथ यानी f ऑफ a प्लस एच और विड्थ h, तो h f ऑफ a प्लस एच एंड सो ऑन। यहां पे आते हैं अपन, ये है एक्स एन माइनस वन, लेंथ हो जाएगी अपनी f ऑफ, यहां पर भी लिख देती हूं मैं, एंड सो ऑन एक्स एन क्या, एक्स एन माइनस वन क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन एच, और एक्स एन अपना a प्लस एन एच, ठीक है। तो लेंथ अपनी क्या हो जाएगी, f ऑफ a प्लस एन माइनस वन एच इंटू विड्थ, तो ये जो वैल्यू ये सभी जगह सेम है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया यहाँ पर, प्लस एच एफ ऑफ a प्लस एन माइनस वन एच, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अब आप ये बोलेंगे कि यहाँ पर इतना तो रेक्टेंगल है, लेकिन ये वाला एरिया क्या करेंगे इसका, ये तो बच रहा है सभी जगह, सभी जगह बचेगा थोड़ा थोड़ा एरिया, तो सभी जगह थोड़ा थोड़ा एरिया बच रहा है, तो अब उस एरिया का क्या करें, तो उसके लिए आपको ये चीज पता है कि ये जो लेंथ है ये h है। देखिए बीच में मैंने जगह छोड़ी है, यहाँ पे हमारे और भी कई सारे सब इंटरवल्स हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ लगाया है डैश 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 एंड सो ऑन, यहाँ तक n तक, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस चीज को समझें, अब अपन इस चीज को आगे की यहाँ समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो अपना ये पहला वाला इंटरवल है,
ठीक है, एंड सो ऑन, बीच में भी कुछ इंटरवल होंगे ही होंगे, एंड सो ऑन, ये अपना एन वाला इंटरवल है, ये अपन बना लेते हैं सबसे लास्ट में। तो एक्स एन माइनस वन और ये है एक्स एन ये है बी और ये है अपना एक्स नॉट जो कि अपना है ए। ठीक है, तो कई सारे इंटरवल्स हैं, एंड सो ऑन बीच में हमने लगाया है, इसी तरह के अलग अलग इंटरवल्स। अब आप एक चीज समझें कि सभी जगह ये छोटा सा एरिया बच रहा है, रेक्टेंगल का एरिया तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन ये एरिया बच रहा है, तो ये एरिया भी तो हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर ये लेंथ तो अपनी h है, तो अगर हम यहाँ पर लगा दें लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो हमारा काम बन जाएगा। अब आप बोलेंगे h टेंडिंग टू 0 लगाने से ऐसा कौन सा काम बन गया, तो यहाँ पर अगर आप देखें, सिर्फ इतने की हम बात करें, सिर्फ इसकी बात करें, अगर हमने h टेंडिंग टू 0 लगा दिया तो h कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। अगर वो 0 की तरफ टेंड कर रही है, इस चीज का मतलब समझिएगा, h 0 नहीं है, h 0 की तरफ टेंड कर रही है, यानी 0 के बहुत पास, यानी बहुत छोटी वैल्यू। तो आप ये चीज देखेंगे कि ये जो लेंथ है ये वाली, मेन तो यही दिक्कत कर रही है। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा चीज है, तो अगर देखेंगे h अगर 0 की तरफ टेंड कर रहा है, यहां पर समझाती हूं मैं, ये वाली लाइन को मैंने यहां बनाया है और ये वाली लाइन को मैंने यहां बनाया है, और ये बीच की जो लेंथ है ये h है। अगर ये h 0 की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब ये वाली लाइन इसके बिल्कुल पास में आ जाएगी, बिल्कुल पास में आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये जो चीज है ये बिल्कुल इसके पास में आते जाएगी और बिल्कुल एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बिल्कुल इसी के बहुत पास आ जाएगी, और बहुत पास आ जाएगी मतलब ये दोनों लेंथ इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल जैसी रहेंगी, यानी बहुत कम अंतर रहेगा, बहुत कम डिफरेंस रहेगा। तो ये जो लेंथ रहेगी ये वाली, ये h टेंडिंग टू 0 करने से क्या होगा कि ये लेंथ बिल्कुल इसके ऐसे बनाते हैं अपन, तो ये इधर खिसकती जाएगी, h टेंडिंग टू 0, तो इसके पास आती जाएगी और यहाँ आ जाएगी ये लेंथ, ये क्योंकि h टेंडिंग टू 0 हो गया, बहुत पास आ गई, लेकिन है तो ये अभी भी रेक्टेंगल ही, मतलब कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हो जाएंगी, जिससे यहाँ पर जो भी एरिया आएगा इतने एरिया का, ये इक्वल रहेंगे। ठीक है, चाहे आप ये वाला एरिया कह लो पूरा का पूरा, ये वाला, चाहे आप ये वाला एरिया कह लो, ये क्या रहेंगे, इक्वल। क्योंकि देखो यहाँ पे तीन चीजें बन रही, एक तो ये बन रहा है, एक ये वाला एरिया है, ठीक है, और एक ये वाला एरिया है, ठीक है, और अगर इसको अपन डॉटेड लाइन से बनाए तो एक ये वाला पूरा एरिया बन रहा है, तो ये एरिया इक्वल रहेंगे अगर अपन h टेंडिंग टू 0 कर देते हैं। तो मतलब ये वाला जो एक्स्ट्रा एरिया बच रहा है ना, ये वाला, ये एरिया जो है ये दिक्कत नहीं करेगा अगर अपन h टेंडिंग टू 0 लगा देते हैं तो। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब ये तो अपन ने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर देखें, सभी जगह देखिए, यहाँ पर h है मल्टीप्लाई में, यहाँ पर h है, यहाँ पर h है, सभी के मल्टीप्लाई में h है क्योंकि वो विड्थ है। ठीक है, सभी में से h कॉमन ले लेते हैं, तो ये है क्या एक्चुअल में, a टू b f ऑफ x dx, और ये वाला फिगर अब मैं हटा देती हूँ, तो यहाँ पर क्या है अपना लिमिट h टेंडिंग टू 0। अपन ने क्या करा है भाई, लिमिट ऑफ अ सम में क्या किया है कि अलग अलग जो हमने इंटरवल में डिवाइड किया था, उन सभी छोटे छोटे जो रेक्टेंगल्स थे उनका एरिया फाइंड करके सबको ऐड कर दिया। अब इन सभी को जब ऐड कर लेंगे, मतलब ये पूरा का पूरा हमारा डेफिनेट इंटीग्रल आ जाएगा कि नहीं। तो अब इन सभी में से देखिए h कॉमन ले रहे हैं हम, तो हमने h कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस एंड सो ऑन f ऑफ a प्लस n माइनस 1 h। यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा देती क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट ऑलरेडी अंदर है। इतनी बात आगे समझ में। अब हमने अभी देखा था कि h इक्वल टू होता है b माइनस a अपॉन n, कैसे होता है ये भी देखा था। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ पता है, देखिए अगर यहीं से अगर n की वैल्यू आपको फाइंड करनी हो तो यहीं के यहीं आप n की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, ये हो जाएगी b माइनस a अपॉन h। अब h अगर 0 की तरफ टेंड कर रहा है मतलब n हो जाएगा इन्फिनिटी। देखो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी तो होगा, तो अगर h 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो n इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, इस चीज़ का ध्यान दें। तो यहाँ पर अगर h को हम रिप्लेस करते हैं b माइनस a अपॉन h को रिप्लेस करते हैं b माइनस a अपॉन n से, ये हो जाएगा, देखो लिमिट तो अपनी लगी रहने दो। अब क्योंकि h को हम रिप्लेस कर रहे हैं
बी माइनस ए अपॉन एन से, तो एन की लिमिट लगेगी एच टेंडिंग टू 0 पे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो यहाँ आ जाएगा एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। और ये सेम टू सेम एज इट इज। ठीक है, समझ में आ गई बात। और देखिए ये जो b माइनस ए ये अपना कांस्टेंट है, तो अपन क्या करते हैं, ये b माइनस ए को बाहर कर लेते हैं, ये 1/n रहने दो, और ये जो b माइनस ए है इसको अपन बाहर कर लेते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है यही शो करता है आपके डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम को। समझ में आ गई बात क्लियरली। तो ये पूरी कहानी है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इंपॉर्टेंट है आपका मेन। यहाँ पर a और b की जो वैल्यू रहेंगी ये आपको ध्यान से देखनी होगी। यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी वो b रहेगी, यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी a रहेगी, तो b माइनस ए, ठीक है। इसके बाद n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n f ऑफ a, तो a और b की वैल्यू का बहुत सही तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर वैल्यूज रहेंगी चेंज, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। सो यहाँ पर एक चीज़ और रह गई थी, इसको और मुझे समझाना है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक लिख लिया। हमको ये चीज़ पता है कि h इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन होता है। कैसे होता है ये हमने देखा था, और यहीं से हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये h यहाँ आ जाएगा, ये n यहाँ आ जाएगा, तो n की वैल्यू ये आ जाएगी। अब हमको ये चीज़ पता है कि अगर h 0 की तरफ टेंड करेगा, यानी अगर मान लो h 0 है तो समथिंग अपॉन 0 हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब n क्या आ जाएगा, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि h टेंड कर रहा है 0 की तरफ तो n टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन जो हमने फाइंड किया है, कैसे फाइंड किया ये भी हमने देखा। तो ये जो एक्सप्रेशन फाइंड किया है यही आपकी डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। तो ये कहलाती है डेफिनेशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। अब एक चीज और आप ध्यान दें कि यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है x है, जरूरी नहीं है कि हमेशा वेरिएबल x ही रहे, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका f ऑफ t dt भी हो सकता है a टू b, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ u du भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी आपका वेरिएबल रहेगा जरूरी नहीं है कि वो x ही रहे, t भी हो सकता है, u भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो एक चीज तो ये है कि आपका जो वेरिएबल है ये जरूरी नहीं है x रहे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और मेन इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, यही है हमारी डेफिनेशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। बाकी ये मैं हटा देती हूँ। अब एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन सारी जो चीजें हैं इनको अच्छे से आप अपने पास नोट करके रख लीजिए। सो यहाँ पर अब हमने लिया है एग्जाम्पल नंबर 25, और इस एग्जाम्पल से अगर कुछ थोड़े बहुत डाउट रह गए होंगे आपके तो वो क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान से समझना है, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे इस एग्जाम्पल को, ताकि एक्सरसाइज करने में हमको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या बोला जा रहा है, फाइंड दिस एज द लिमिट ऑफ अ सम। तो देखिए यहाँ पर पहली चीज तो ये है कि हमको पता कैसे चलेगा कि भाई ये डेफिनेट इंटीग्रल है या इनडेफिनेट है। तो सीधी सी बात है कि अगर आपने देख लिया कि यहाँ पर आपको लिमिट दी हुई है, मतलब यहाँ पर ये जो इंटीग्रल हमको फाइंड करना है ये डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है। दूसरी चीज कि अगर ये नहीं दिया है मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रल है, जैसे आप फाइंड करते हैं वैसे ही करना है। अब पहली चीज हो गई क्लियर। अब अगर यहाँ पर आपको क्लियरली बोला गया है कि एज द लिमिट ऑफ अ सम से ही फाइंड करना है, तो जो अभी हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देखा उसी से करना पड़ेगा आपको। और अगर नहीं बोला गया ना तो आगे जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं उससे आपको करना है, वो ज्यादा आसान है। ये थोड़ा सा दिक्कत करता नहीं है, बस ये है कि एक एक्सप्रेशन रहता है हमारे पास, उसके अंदर सारी वैल्यूज रखो, फिर उसको सॉल्व करो, तो ये सारी चीजें यहाँ पर लगती हैं, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को करने से पहले कुछ 2-3 चीजें हैं जिनकी जरूरत हमको एक्सरसाइज में भी पड़ेगी। अभी एग्जाम्पल आप ये वाला करेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा था तब हमने देखा था कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, अगर हमको दिया है कि 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n, तो इसको हम कैसे शो करते थे, n × n + 1/2, ठीक है। और अगर हमको इन्हीं के स्क्वायर का सम होता था, यानी कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर, तो ये क्या होता था, n+1 2n+1/6, ठीक है।
तो ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो कि आपको काम में आने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, इसीलिए ये फॉर्मूले आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक फॉर्मूला और है कि अगर यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू 0 है और e की डिग्री n -1 अपॉन e की डिग्री n है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो ये फॉर्मूला भी काम में आएगा, और हो सकता है और भी फॉर्मूले काम में आए, तो जैसे जैसे फॉर्मूले अगर काम में आएंगे तो वो हम देख ही लेंगे तुरंत तुरंत, राइट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान में रखना है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला ये होता है, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो होता है ये होता है n इंटू n प्लस 1 2n+1 अपॉन 6। थोड़ा बहुत चेंज आएगा क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एक्सप्रेशन होता है लिमिट ऑफ अ सम का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, उसमें n-1 टर्म का सम हमको करना पड़ेगा। तो जब आप अभी हम इसको करेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, चाहे तो आप इनको लिख के अपने पास रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये लगेंगे ही लगेंगे। ठीक, चलिए अब सबसे पहली स्टेप क्या है, क्योंकि लिमिट ऑफ अ सम से करना है, तो सबसे पहली स्टेप जो है वो ये है कि भाई सबसे पहले तो इसमें से हमको चीजों को पहचानना है। हमारा जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, a टू b f ऑफ x dx। तो यहां से अगर आप चीजों को पहचान लें तो हम क्या करते हैं, ये एज द लिमिट ऑफ अ सम हटा देते हैं। ठीक है, हमको पता तो चली गया कि एज द लिमिट ऑफ अ सम से करना है। ठीक है, सारी चीजें जो हैं वो हम लिखते हैं यहां पर। तो यहां पर देखें a क्या है अपना 0, b क्या है अपना 2, अब फंक्शन क्या है अपना देख लीजिए आप x² प्लस 1। अब आप देखेंगे कि इसका जो एक्सप्रेशन है वो और लिख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो इसका एक्सप्रेशन अभी हमने देखा था क्या होता है, b माइनस a लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, ये अपन ने ब्रैकेट लगाया f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस एंड सो ऑन प्लस f ऑफ a प्लस n-1h, और यहाँ करली ब्रैकेट लगा देते हैं अपन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक छोटा ब्रैकेट लगा है। ये एक्सप्रेशन हमने देखा था। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत लगेगी देख लीजिए आप। तो पहली चीज तो b माइनस ए चाहिए होगा हमको। तो देखिए b माइनस ए फाइंड करना इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये रहा b, ये रहा a, b माइनस ए फाइंड कर ही लेंगे। 1 अपॉन n, तो n तो n ही रहेगा। अब आगे चलते हैं तो हमको क्या चाहिए पड़ेगा, h की वैल्यू चाहिए पड़ेगी, और h इक्वल टू क्या होता है तो यही फाइंड कर लेते हैं। तो h इक्वल टू होता है b माइनस ए अपॉन n। ठीक है, तो b माइनस ए मतलब 2 माइनस 0 यानी कि 2 अपॉन n। तो ये चीजों को सबसे पहले हमको पहचानना है और इनको अपने पास लिखकर रख लेना है। ये अपना रहा एक्सप्रेशन लिमिट ऑफ अ सम का। ओके, अब सीधी सीधी वैल्यू पुट अप करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा वो भी हम देखेंगे। तो बस ये जो क्वेश्चन है ना, इनको स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, बिल्कुल आराम से बिना किसी दिक्कत के हो जाएंगे। ओके, ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन a हमारा क्या है 0, b हमारा है 2, फंक्शन हमारा है x² प्लस 1, और ये dx अपना एज इट इज। अब देखिए ये क्या है b माइनस ए, तो b माइनस ए मतलब 2 माइनस 0 यानी कि ये आ गया अपना 2। यहां अपन ने लगाई लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n। तो एक चीज का ध्यान दें, यहां पर h भी है n भी है, तो मैं h को ऐसे शो करूंगी यहां पर और n को ऐसे, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो अब देखिए ध्यान से, f ऑफ a कितना है 0, मतलब f ऑफ 0 फाइंड करना है। अब देखिए फंक्शन क्या है आपका x² प्लस 1, मतलब x की जगह पे आपको रखना है 0, तो 0² प्लस 1 क्या हो जाएगा 1। समझ में आई बात भाई। यहां पे क्या है f ऑफ a, ठीक है, मतलब कि a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, तो 0² प्लस 1 क्या आ गया 1। ठीक, अब f ऑफ a प्लस h, ध्यान दें, तो यहीं के यहीं रफली मैं सारी चीजें आपको करके बताते जा रही हूं, आप समझते जाइए। तो f ऑफ a मतलब 0 प्लस h कितना है अपना 2 अपॉन n, मतलब कि ये हो जाएगा f ऑफ 2 अपॉन n, मतलब कि फंक्शन में x की जगह पे 2 अपॉन n रखना है, तो ये हो जाएगा 2² अपॉन n² प्लस 1। तो यहां आ जाएगा अपना 2² अपॉन n² प्लस 1। अब f ऑफ a प्लस 2h, तो f ऑफ a प्लस 2h
तो देखिए एफ ऑफ ए अपना 0 है, 2h यानी 2 इंटू एच की वैल्यू 2/n, तो ये हो जाएगा अपना फंक्शन में अपन रख देते हैं, फंक्शन कहेंगे अपना x² + 1, तो यहाँ पर x² + 1 यानी कि 2 इंटू 2/n का स्क्वायर +1, तो ये क्या हो जाएगा, इसको यहीं कहीं सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 2 जार 4, 2 2 जार 4/n² +1। समझ में आ रही बात? देखो ये क्या है, a + 2h, तो a 0 है तो +2h, तो 2 इंटू h क्या है 2/n, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन है x² + 1, तो x² + 1, तो इनका स्क्वायर कर दिया। चाहे तो आप ये 2²/n² एज इट इज रखिए, इस 2 का स्क्वायर करके 4 लिख दीजिए +1, तो यहाँ लिख देते हैं अपन प्लस एंड सो ऑन। तो उतने ही टर्म्स की वैल्यू हमको फाइंड करना है जितने में हमको थोड़ा सा अंदाजा आ जाए कि भाई हमको क्या कॉमन लेना है, क्या हमारा सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, ज्यादा चीजों को हमको एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। अब देखिए यहाँ पर अब हमको क्या चाहिए, f ऑफ a + n-1h। ठीक है, मतलब कि f ऑफ 0 + n-1 और h की जगह पे क्या है 2/n। ठीक है, मतलब कि ये हो जाएगा f ऑफ n-1 2/n। ठीक है, तो अब फंक्शन में रखना है तो x² + 1 यानी इसका स्क्वायर +1, तो डायरेक्ट कर ही देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा n-1 का स्क्वायर 2²/n² +1, ये ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ गई ना बात? फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारा है x² + 1, तो x की जगह पे अपने को ये रखना था। ठीक है, तो n-1 का स्क्वायर 2²/n का स्क्वायर और +1। ठीक, समझ में आ गई बात? चलो अब इसको हटा देते हैं। तो क्योंकि अपन इस तरह का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए अपन ये सारी चीजें बिल्कुल सिस्टमैटिक कर रहे हैं। ठीक है, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आप करेंगे प्रैक्टिस हो जाएगी, इतना कुछ नहीं लगेगा, है ना। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखें 1, पहले वाले टर्म में 1 है, फिर प्लस, फिर दूसरे वाले टर्म में भी +1 है, तीसरे वाले टर्म में भी +1 है, और जो आपका लास्ट वाला टर्म है उसमें भी क्या है +1 है। ठीक है, मतलब कि 1 + 1 + 1 कहां तक, n तक, तो ये हो जाएगा n। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये हो जाएगा n प्लस। ठीक, तो अब देखिए इसको मैं हटा रही हूं, आपको ये चीज अगली स्टेप में करनी है, ध्यान दें, इसको आप नोट करिएगा और इसकी अगली स्टेप में जो मैं इसमें चेंजेस कर रही हूं वो आपको नोट करना है। तो ये मैंने हटाया, अगर ऐसा तो हटाइए, तो देखिए ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1 एंड सो ऑन, जितने भी सारे 1 है वो सब चले गए, तो 1 + 1 + 1 2n तक n हो गया। अब आप देखिए कौन कौन से टर्म बचे हमारे पास, ये वाला, पहला वाले में तो कुछ नहीं बचा, जो दूसरा वाला है उसकी बात कर रहे हैं, तो दूसरा वाला टर्म, फिर ये तीसरा वाला टर्म, और फिर ये n-1 वाला टर्म। ठीक है, क्लियर? तो ध्यान दें, आप यहां पर सभी जगह आप देखें तो 2²/n², 2²/n², 2²/n² कॉमन आ रहा है। ठीक, तो हमने क्या किया, 2²/n² कॉमन ले लिया, क्या बचा, यहां पर तो कुछ नहीं, 1 बचा। ठीक, यहां पर क्या बचा 4, और 4 को हम लिख सकते हैं 2² प्लस अगला जो टर्म अगर यहां पर दिखता तो वो होता 9, मतलब कि 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, प्लस ये क्या दिख रहा है आपको n-1 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट अपना क्लोज और ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ रही बात? देखो ये वाला 1 तो चला गया आपका सभी जगह से, हर टर्म से, पहले वाले टर्म से, दूसरे वाले टर्म से, तीसरे वाले टर्म से, और जितने भी टर्म है सभी जगह से 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन nth टर्म तक, तो ये हो गया n। ठीक है, अब हमने देखा कि जो टर्म्स बचे हैं हमारे, एक ये वाला टर्म बचा है, ये वाला टर्म बचा है, ये और ये सेकंड टर्म से है ना, तो सभी जगह से देखें 2²/n² कॉमन आ रहा था, निकाल लिया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 4 बचा, अगले टर्म में 9 होगा, और ये टर्म दिख रहा है आपको n-1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने 4 को लिख लिया 2²। अब देखिए ये बन गई अपनी, बन गई ना, कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, तो फॉर्मूला अभी हमने देखा था, लेकिन ध्यान दीजिए हमारे फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो होते हैं उनका सम होता है n+1 2n+1/6, लेकिन आप यहां पर देखें जो हमारा n है वो क्या है, n-1 है, तो यहां पर आपको क्या रखना है n-1, तो रख दीजिए, देखिए इस n की जगह पे आ जाएगा n-1,
यहाँ पर अगर n माइनस वन आएगा तो n माइनस वन और ये प्लस वन, और यहाँ पर देखिए 2, n की जगह पे n माइनस वन प्लस वन और अपॉन 6 तो है ही। तो देखिए ये चीज़ सिर्फ एक ही बार मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ आप खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमारे दिमाग में डाउट रह जाता है कि ये चीज़ हुई कैसे, इसलिए हम इसको यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक, तो देखिए अगर इसको सॉल्व करते तो -1 से +1 गया तो ये आ गया n, और ये n माइनस वन। अब इसके बाद देखें इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू एन 2n, 2 इंटू -1 -2 और प्लस का 1 और अपॉन 6। अब आप देखें n माइनस वन और -2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, मतलब ये हो जाएगा 2n माइनस वन। तो इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे, और क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए लास्ट टर्म आपको दिख रहा है n माइनस वन का स्क्वायर है। ठीक, क्लियर है ना। तो चलिए अब हम लिखेंगे इसकी जगह पे n माइनस वन 2n माइनस वन अपॉन 6, क्यों, ये हमने देख लिया। ठीक, तो ये 2 अपना, ये लिमिट अपनी, ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, ये n प्लस 2 स्क्वायर अपॉन, चाहे तो इस 2 स्क्वायर को आप 4 लिख लीजिए, 2 2 जार 4। ठीक, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा n माइनस वन 2n माइनस वन अपॉन 6। ठीक है, अब एक चीज़ और देखें, इस n से यहाँ का एक n कट गया, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। क्लियर, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें ये 2, ये अपना लिमिट, ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और 1 अपॉन n। देखिए इन क्वेश्चंस को जितने पेशेंस के साथ करेंगे, देखो अब पेशेंस की क्या बात करूं, क्योंकि अगर देखिए आप जैसे जैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में जाते हैं तो आपको पेशेंस की ज़रूरत तो होती ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार थोड़े से दिक्कत वाले होते हैं, क्योंकि इनमें कई सारी चीज़ें एक साथ लग रही होती हैं। आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाएगी, फिर इसके बाद लिमिट भी आ जाएगी, कंटिन्यूटी भी आ जाएगी, सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि स्टार्टिंग जब हम कर रहे हैं, देखिए हर आप देख रहे होंगे हर क्लास में मैं आपको यही कहती हूँ कि जब भी आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही आप उसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। आगे आने वाले टाइम में फिर आप जब उसको दूसरी बार देखेंगे तो आपको आराम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बस बात इतनी सी है कि जब बेसिक आप कर रहे हैं तब आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना पड़ेगा, थोड़े पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो इन क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना है, आराम से आप कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक, चलिए, सो ये हो गया। अब हम देखें, क्या देखें, ये n आप एज इट इज रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पर बचा क्या, 2/3 बचा है, तो प्लस 2/3 लिखा रहने दो। अब यहाँ पर देखो ये 1/n है, और इनका अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनका मल्टीप्लाई मैं साइड में आपको करके बता देती हूँ, n माइनस वन और 2n माइनस वन का मल्टीप्लाई करते हैं तो n इंटू 2n, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, n का -1 में -n, -1 का 2n में तो -2n, और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1, और अपॉन n ऑलरेडी यहाँ पर है। समझ में आ रही बात, देखो ये वाला n तो है ही, ये 3 यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई में 2 ये वाला था, ये वाला 2/3, और ये वाला n इनके डिवाइड में लिख दिया। अब नेक्स्ट एक चीज और करना है लास्ट हमको, कि ये जो 1/n है ना, इसका अंदर मल्टीप्लाई हमको कर देना है और लिमिट लगा देना है, बस आखिरी काम है। इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो बस ध्यान से देखिएगा आप। तो ये अपना 2, ये अपना लिमिट, ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 1/n अंदर गया इधर, तो इसको देखिए 1/n इंटू n, तो हालांकि n से n कैंसिल हो गया, लेकिन एक एक स्टेप करेंगे अपन, एक एक स्टेप करेंगे ताकि हर एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहे। ठीक है, अब अगली स्टेप में अपन गए तो इस 2 का भी मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा, इस 2 का भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जार 4/3, और ये लिमिट और 1/n भी अंदर जाएगा, तो ये लिमिट गई, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 1/n भी गया, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। अब इसके अपॉन में ऑलरेडी n था, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। देखिए समझ में आई बात। तो देखिए 2 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 1/n का मल्टीप्लाई इस n में करा, फिर बीच में प्लस था लगाया, 2 2 जार 4/3, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फिर 1/n का भी मल्टीप्लाई किया, तो 1/n ऑलरेडी था, n स्क्वायर हो गया। ठीक, क्लियर।
ये n से n गया, कांस्टेंट है, तो ये तो 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब वही एक काम करना है आपको, वीडियो को पॉज करके उसको नोट करना है, 1-2 स्टेप और लगेंगी, खत्म हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो अब आप देखें अगली स्टेप हमारी, 2 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1, तो कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है, तो ये आ गया 2 प्लस, यहाँ पर आते हैं, ये आ गया 4/3। अब देखिए लिमिट तो अभी एज इट इज रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना होगा, और लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो 2n² यानी स्प्लिट कर रहे हैं सभी के साथ n² को, तो ये आ जाएगा 2n² माइनस 3n/n² प्लस 1/n², ठीक। तो n² से n² गया, यहाँ n से एक n गया, तो ये क्या आ जाएगा अपना 2 + 4/3 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 - 3/n प्लस 1/n²। अब यहाँ पर अगर आप लिमिट रखते हैं तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 + 4/3, और लिमिट अब रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 - 0 + 0, तो ये 2 बचेगा, ठीक। एक स्टेप और हटानी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ 2 बचेगा तो 4 × 2 = 8/3, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 प्लस 8/3, तो 14/3, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो यहां पर सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि जो हमारा एक्सप्रेशन है लिमिट ऑफ अ सम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हमको a देखना है, b देखना है, फंक्शन देखना है, h की वैल्यू फाइंड करना है, और फिर जो एक्सप्रेशन है उसमें वैल्यू रखना है और उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला भी लग सकता है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का भी फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है, और भी कुछ फॉर्मूले लग सकते हैं, देख लेंगे, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 25 कंप्लीट। इसको नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी अपन आज की क्लास में इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने सबसे पहली चीज तो डेफिनेट इंटीग्रल को समझा कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, कि अगर कोई भी फंक्शन है, ठीक है, और कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है, तो कोई भी अगर कंटिन्यूस फंक्शन है और किसी भी क्लोज्ड इंटरवल में वो डिफाइन है, क्लोज्ड इंटरवल ध्यान रखिएगा, तो उस इंटरवल में वो जो पर्टिकुलर एरिया रहेगा उस कर्व के अंदर का, जो भी फंक्शन आपको दिया है उस फंक्शन का कोई भी हम जो कर्व बनाएंगे उसके अंदर का जो भी एरिया रहेगा वो डेफिनेट इंटीग्रल होता है। लेकिन अब डेफिनेट इंटीग्रल तो हमको समझ में आ गया ग्राफिकली, लेकिन हम इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो एक तो ये तरीका है, आपने देख लिया इसको फाइंड करने का, ठीक है। अब आगे की जो एक्सरसाइज है वो तो आप आराम से कर लेंगे, इसके कंपेरिजन में वो ज़्यादा आसान है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें हमको करना है, क्योंकि एक्सरसाइज भी हम करेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो डेफिनेट इंटीग्रल भी समझ लिया, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम भी समझ लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, एग्जाम्पल किया है ये भी समझ में आया ही होगा। सो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।